हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं भी अच्छा हूँ। और आज स्टार्ट करते हैं लॉ नंबर 31 जो है कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। तो रॉबर्ट ग्रीन का इस लॉ में कहना है कि बेस्ट डिसेप्शंस वो होते हैं जिनमें कि सामने वाले को तो लगता है कि वो तो अपने कंट्रोल में है और उसके पास चॉइसेस हैं, पर असल में वो तुम्हारी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतलियों की तरह होते हैं। और ऐसा करने के लिए लोगों को ऐसे ऑप्शंस दो जिनमें कि वो जिसे भी चूज करें, पर अल्टीमेटली फायदा तुम्हारा ही हो। तो फिर इसी लॉ को समझते हैं इस कहानी के थ्रू। तो 17th सेंचुरी में एक बहुत ही फेमस फ्रेंच कर्टसन नीनोन दी लैंकलेस थी। तो नीनोन और उसकी टीचिंग्स के बारे में आपको लॉ नंबर 3 कंसील योर इंटेंशंस में भी जानने को मिल जाएगा। तो नीनो को एक दिन महसूस हुआ कि उसकी लाइफस्टाइल के अपने ही कुछ खास प्लेजर्स भी हैं। और वो क्यों उसे ख्याल आया? क्योंकि उसके ज्यादातर लवर्स रॉयल या एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से आते थे, जो कि उस पर अच्छा खासा पैसा लुटाते थे और उसे खुश रखना चाहते थे। उसे वो अपनी बातों से मुस्कुराहटें दिया करते थे और साथ ही साथ वो नीनोन को उनके ऑलमोस्ट इक्वल ही रिस्पेक्ट देते थे। और इस तरह की लाइफस्टाइल वो शादी करने से कहीं ज्यादा प्रेफर करती थी। खैर, तो 1643 में उसकी माँ की अचानक ही डेथ हो गई और फिर 23 की एज में नीनो अकेली रह गई। उसके साथ अब कोई भी ऐसा नहीं था जिससे कि वो अपना दुख दर्द कह सके। और कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा पैनिक में चली गई और उसने अपने काम और सोसाइटी से खुद को दूर कर लिया। और फिर बाद में वो लॉरेंस में शिफ्ट कर गई। और फिर एक दिन अचानक से 1 साल के बाद वो पेरिस में फिर से दिखाई दी। और 1648 आते आते उसके दरवाजे पर उसके लवर्स की भीड़ उमड़ने लगी। और इस बार पहले से भी ज्यादा नीनो अपने टाइम की सबसे होशियार और कमिटेड कर्टसन थी और उसकी थोड़ी भी एब्सेंस लोगों को बर्दाश्त नहीं होती थी। नीनो के फॉलोअर्स को जल्दी ही ये एहसास हो गया कि उसने अब अपना काम पुराने तरीके से करना बंद कर दिया है और अब उसका अंदाज नया है। अब ड्यूक्स, प्रिंस वगैरह उससे जितना चाहे पे कर सकते हैं और जो मर्जी चाहे गिफ्ट दे सकते हैं, पर वो कब और किसके साथ सोएगी ये अब उसकी मर्जी पर डिपेंड करता था। इन लोगों का पैसा उनको नीनो के साथ सोने की सिर्फ पॉसिबिलिटी ही दे पा रहा था, पर डिसीजन नीनो का ही था कि वो महीने में किसी के साथ सिर्फ एक बार ही सोना चाहती है, चाहे उसको कितना ही पैसा क्यों ना दे दिया जाए। अब उसके फॉलोअर्स अपने खुद के कंट्रोल में नहीं रह गए थे, अब नीनो उन्हें कंट्रोल कर रही थी। उसने एक्चुअली में अपने लवर्स की 2 कैटेगरीज बना रखी थी, एक पेयर्स और दूसरा मार्टर्स। पेयर्स वो कैटेगरी थी जिसमें कि लोग उस पर अच्छा खासा पैसा खर्चा करते थे और अगर पेयर्स चाहें तो वो मार्टर्स की कैटेगरी ज्वाइन कर सकते थे। मार्टर्स की कैटेगरी वो थी जिसमें कि उसके फॉलोअर्स उसके साथ टाइम तो बिता सकते थे, पर कभी भी उसके साथ सो नहीं सकते थे। जबकि पेयर्स की कैटेगरी में होने वाले ये उम्मीद जरूर रख सकते थे कि एक ना एक दिन जब नीनो की मर्जी होगी वो उनकी आरज़ू को पूरा जरूर करेगी। खैर, तो उसके दीवानों में मोयले, ला रोशफुलाद और सेंट एवरमॉन जैसे लोग शामिल थे। उसके इस काम करने की स्टाइल की खबर फ्रेंच कोर्ट तक भी पहुंची। उस टाइम की नीनो की राइवल कर्टसन के थ्रू
पर फिर भी उसके लवर्स में कोई कमी नहीं आई। रादर रॉयल कोर्ट्स के नीनो के अगेंस्ट इन्वॉल्व हो जाने की वजह से लोगों में उसके लिए चाहत और भी बढ़ गई। और बहुत से एरिस्टोक्रेट्स के लिए तो ये एक ऑनर की बात हो गई कि वो भी नीनो की लाइफस्टाइल का खर्चा उठाते हैं और कभी कभार उसको थिएटर भी लेकर जाते हैं, जिसके बदले में कभी कभी नीनो उनके साथ सो जाती है अगर उसका मन करता है तो। और पॉसिबिलिटी के इसी गेम ने कई यंग नोबलमैन्स को पागल किया हुआ था और उनके वर्ड्स ऑफ माउथ के थ्रू नीनो सिर्फ और भी ज्यादा मशहूर होती गई और कोई और ऐसी कर्टसिन नहीं थी जो कि आर्ट ऑफ लव में उसे सरपास कर पाए। और फिर चाहे वो उम्र दराज हो या यंग, मैरिड हो या सिंगल, जो भी कोई उसके दरवाजे पर आता था उनके पास दो ऑप्शंस हमेशा रहते थे और नीनो के दिए हुए ये दोनों ही ऑप्शंस अल्टीमेटली नीनो की लाइफस्टाइल को ही सेटिस्फाई करते थे। तो इसी कहानी के साथ लॉ नंबर 31 यहीं खत्म होता है। और अगर आपको इसी तरह का सेल्फ हेल्प, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मटेरियल पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपके लिखे हुए कमेंट्स को पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं लॉ नंबर 32 के साथ, जो है प्ले टू पीपल फैंटेसीज। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।